मॉर्निंग बच्चों। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको आइसोलेशन ऑफ मेटल में बताया था कि किस तरह से हम कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करते हैं उसे कहते हैं प्रगलन या स्मेलेटिंग। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रगलन अर्थात इसमें क्या होती है, गलने की क्रिया होती है। और जो धातुओं में से प्राप्त होती है वो किस अवस्था में प्राप्त होती है, पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, सभी बच्चे नोट भी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल यूजिंग ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लक्स इज नोन एज स्मेल्टिंग। अर्थात वह क्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करते हैं। किसकी हेल्प द्वारा, यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का और फ्लक्स का यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और फ्लक्स क्या है जिनका यूज कर रहे हैं हम मेटल को प्राप्त करने के लिए। पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इट मींस अगर ये ऑक्सीजन निकाल रहे हैं मेटल ऑक्साइड से तो ये इसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं और खुद क्या हो जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, मेटल प्राप्त हो जाती है। तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा किसी मेटल का यूज करते हैं। देखते हैं हम इसका एज ए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कोक का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और एल्यूमिनियम मेटल का भी हम जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं इसे। जैसे हमारे पास है यहाँ पे जिंकाइट, जिंक का ऑक्साइड है। इसकी अगर हम कोक से क्रिया कराते हैं, से हीट करते हैं, तो फिर हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक प्राप्त होता है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड का देखेंगे, हेमेटाइट है हमारे पास Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमने इसे हीट किया है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और आयरन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे यूज करते हैं। अब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हम कि कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा रिड्यूस नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल चाहिए होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम का यूज करेंगे। तो क्रोमियम ऑक्साइड के द्वारा इसे समझते हैं हम, Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है Al2O3 एल्यूमिना प्लस क्रोमियम मेटल हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गोल्ड स्मेट एल्यूमिनो, नाम नोट करेंगे इसका, थर्माइट प्रोसेस। तो ये जो एल्यूमिना हमें प्राप्त हुआ है, इसका यूज हम जो रेल की पटरी होती है हमारी, उसके ज्वाइंट करने में, अगर वो कहीं से ब्रेक हो गई है तो उसकी वेल्डिंग में हम इस एल्यूमिना का यूज करते हैं। तो ये तो था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब रिडक्शन में एक और रिएक्शन होती है, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन अर्थात जब क्या हो जाता है, और जो है वो खुद ही रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। जैसे हम देखते हैं HgS हमारा है, C में बार मरकरी का एसिड है, प्लस इसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किया है। ठीक है, हम रोस्टिंग में भी ऐसे ही कर रहे थे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, SO2 गैस निकल जाएगी और Hg हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मेटल प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं PbS, गैलना हमारा था, इसकी हमने रोस्टिंग की थी तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, PbO प्राप्त हो रहा था। हमें क्या प्राप्त हो गया था, लेड का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब ये लेड का ऑक्साइड इस अयस्क से फिर से क्रिया कर जाएगा, हमने इसमें PbS फिर से मिला दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑटो रिडक्शन हो जाएगा। देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पे हम ट्वाइस लगा देंगे तो SO2 गैस
यहाँ से निकल जाएगी और हमें लेड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारा ऑटो डिडक्शन। इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिडक्शंस के बारे में पढ़ लिया है कि किस तरह से हमें मेटल प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरी चीज थी हमारी फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स को हम हिंदी में कहते हैं गालक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गालक वे पदार्थ होते हैं जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल स्लैग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्लैग को हम कहते हैं धातुमल। ठीक है, जब हम किसी नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी अगर किसी ओर में प्रेजेंट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स भी मिला दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फ्यूजिबल स्लैग बन जाएगा हमारा। अब जो हमारे फ्लक्स हैं या गालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक या अम्लीय गालक और बेसिक। तो जब हमारे ओर में क्या है, बेसिक इम्प्योरिटी है, बेसिक इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, एसिडिक गालक का प्रयोग करते हैं। सपोज यहाँ पे एसिडिक गालक है SiO2 और बेसिक इम्प्योरिटी है CaO। तो इनके रिएक्शन देखेंगे हम, CaO प्लस SiO2 ये मिलकर बना देंगे CaSiO3। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा स्लैग बन गया। अब अगर हमारे पास क्या है, एसिडिक इम्प्योरिटी है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक गालक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एसिडिक इम्प्योरिटी, यहाँ पे जो हमने गालक था, सपोज वो यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी SiO2 या P2O5 है, तो उस कंडीशन में हमारा जो बेसिक गालक है वो क्या है, CaO है। अब CaO और SiO2 की सेम रिएक्शन होगी, बस यहाँ पे बेसिक में क्या चेंज हो जाएगा, हमारा जो हमारे यहाँ पे गालक था वो यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटी है, और जो इम्प्योरिटी थी वो गालक है। इस तरह से एक रिएक्शन आप इसी तरह से लिख सकते हैं कैल्शियम सिलिकेट की। ठीक, और अब देखते हैं हम दूसरी एसिडिक इम्प्योरिटी के लिए रिएक्शन क्या होगी, नोट करेंगे। P2O5 जो कि हमारी क्या है, एसिडिक इम्प्योरिटी है, प्लस उसने बेसिक फ्लक्स के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Ca3PO4 का 4 वाइज। ठीक है, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पे क्या बन गया, हमारा स्लैग या धातु बन गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने ब्लास्ट फर्नेस बनाई है। तो जो ये स्मेल्टिंग की क्रिया है वो किसमें होती है, ब्लास्ट फर्नेस में होती है। अब ये ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, पहले तो इसके नाम को समझ लेते हैं। इसे ब्लास्ट फर्नेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम यहाँ से देखिए जो ट्यूयर लगे, यहाँ से हम इसमें हॉट एयर सप्लाई करते हैं। तो ये हॉट एयर क्या है, हमने बहुत अधिक टेम्परेचर पे रखी है, बहुत अधिक टेम्परेचर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गर्म हवा, एक तरह से हम इसे ब्लास्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो ब्लास्ट फर्नेस होती है, ये इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 25 से 60 मीटर तक। ठीक है, और इसका जो व्यास है, डायमीटर जो इसका होता है वो होता है 6 से 8 मीटर तक। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं ऊपर जो है, सबसे ऊपर से यहाँ से हम चार्ज डाल रहे हैं, यहाँ पे कप कोन अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम चार्ज को डाल रहे हैं। चार्ज में क्या क्या है, हमारा ओर है और कोक मिक्स किया है हमने, और फ्लक्स मिक्स किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइमस्टोन का यूज किया है। आयरन की मेटलर्जी हम मोस्टली जो है ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा करते हैं, तो उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ से जब हम क्या करेंगे, इस चार्ज को डालेंगे, तो ये क्या होगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स के जोन से होके जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है हमें मोल्टन मेटल यानी कि पिघली धातु प्राप्त हो जाएगी, और उसके ऊपर जो है हमें धातुमल प्राप्त होगा। और ये धातुमल जो है धातु के ऊपर तैरता रहता है। हम देख रहे हैं कि हमने धातुमल को अलग से यहाँ अलग कर लिया है,
और पिघली धातु को हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में एग्जाम में आता है कि वात्य भट्टी का चित्र बनाइए और उसके डिफरेंट जोन में होने वाली रिएक्शंस को लिखिए। आगे आयरन में आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आयरन की मेटलर्जी में। तो हम देखते हैं इसमें जो है कितने तक टेम्परेचर है, देखो 2170 केल्विन तक। ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर इसके अंदर होता है। और यहाँ हम जो है इसके साइड में क्या लगा देते हैं, ये हमने लगा रखी है इसमें रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जो कि क्या करती है, टेम्परेचर को बनाए रहती है अंदर अधिक से अधिक। तो ये हमारा सबसे पहला जो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। यहाँ से हम इसे हॉट एयर दे रहे हैं। तो ये जोन है हमारा कॉम्बशन जोन, हिंदी में हम इसे कहते हैं दहन खंड। तो यहाँ से जो हमने कोक इसमें प्रोवाइड किया था, वो इस हॉट ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और इसमें क्या हो रही है, कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक, उसके बाद अगला जोन है हमारा फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन में क्या होता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, ये फिर से कोक से रिएक्शन करके यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। और इस रिएक्शन में क्या है, एनर्जी की हमें आवश्यकता है। देखिए ना यहाँ माइनस करके लिखा है एनर्जी। तो यहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ हमें क्या हो रही है, एनर्जी हमारी थोड़ी यूज हो गई है। उसके बाद जो आयरन का ये ऑक्साइड है, इसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके हमें क्या दे दिया है, मेटल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो 1270 केल्विन का जो हमारा टेम्परेचर का रेंज है, इसे हम कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, धातुमल बनता है। तो जो फ्लक्स हमने यहाँ डाला था लाइमस्टोन, ये CaO प्लस CO2 में टूट गया है। उसके बाद इसने एसिडिक इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया है, स्लैग बना दिया है। ठीक है, फिर है रिडक्शन जोन सबसे ऊपर, जिसमें कि टेम्परेचर सबसे कम है 1070 केल्विन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन की क्रिया हो रही है, जैसा कि जोन का नाम है। तो इसके अलग अलग ऑक्साइड यहाँ पे देखे हमने कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम इन्हें हीट कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, मेटल प्राप्त हो रही है। अब इस रिडक्शन जोन में भी अगर किसी का रिडक्शन होने से किसी ऑक्साइड का थोड़ा बच गया है, तो वो कहाँ रिड्यूस हो जाता है, इस फ्यूजन जोन में जो है उसका रिडक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वात्य भट्टी काम करती है। हम देखते हैं कि ऊपर से हमने चार्ज डाला है, नीचे हमारी क्या हो गई है, फिर पिघले धातु इकट्ठा हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से वात्य भट्टी काम करती है और स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है। तो आज हमने समझ लिया है कि कैसे हम मेटल को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मोल्टन मेटल हमें प्राप्त हो गया। अब जो मेटल हमें प्राप्त हुआ है वो क्या हमारा 100% प्योर तो है नहीं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इस मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं और प्योर मेटल को प्राप्त करते हैं। थैंक यू।